हेलो डियर व्यूअर्स, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो नीट 2021 एमबीबीएस का सेशन खत्म हो चुका है और नीट 2022 एमबीबीएस बीडीएस का सेशन स्टार्ट हो चुका है। आईपीयू, केरला जैसी स्टेट्स ने अपने फॉर्म्स निकाल दिए हैं। नीट एग्जाम की डेट आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके लिए ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया है। तो हमने देखा नीट 2021 सेशन में पेरेंट्स ने कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से उनका डिजायर्ड कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाया। उनके पास बजट भी था, स्कोर भी था, और अगर कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की, जिसकी वजह से उनको अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा, या फिर किसी लोअर के कोर्स के अंदर जाना पड़ा जो कि उनका कोर्स नहीं था। तो आपको वो गलतियां ना करनी पड़े, मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर वो सारी मिस्टेक्स एक्सप्लेन करने की, और आपको यहां से ये भी पता चलेगा कि आपको एक प्रोफेशनल काउंसलर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो नाउ। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इन ब्रीफ की क्या क्या मिस्टेक्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2021 के अंदर पेरेंट्स ने करी थी। तो सबसे पहली उनकी मिस्टेक थी कि वो लास्ट ईयर की कट ऑफ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। कोई बैकअप प्लान्स नहीं लेकर चल रहे थे, वो फंड्स ब्लॉक कर लिए थे उन्होंने। कैसे वो फंड्स ब्लॉक करते ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। उनको अपना राइट डोमिसाइल चूज करना नहीं आया। कुछ पेरेंट्स के पास एक स्टेट से ज्यादा का डोमिसाइल होता है, वो कैसे मिलता है उनको और उनको कौन सा क्लेम करना चाहिए, वहां पर उन्होंने मिस्टेक करी। कई बार सीट सरेंडर करने में हम जल्दबाजी कर देते हैं, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो उससे कैसे नुकसान हुआ है पेरेंट्स को। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो कब सिचुएशन में वैलिड है कब नहीं है, वो सब चीजें की नॉलेज नहीं होती, उस वजह से एडमिशन रह जाती है, वो कैसे होता है। और बैंकिंग प्रॉब्लम्स, जो मेरे को लगता है कि शायद मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इसको इग्नोर ही करके चलते हैं। उनको लगता है कि बैंक में पैसा पड़ा है तो काम हो जाएगा। तो सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे आपके एडमिशंस खराब होती हैं, उन सब पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम अपने प्रीवियस ईयर के स्कोर पर डिपेंडेंट होकर ही सारी काउंसलिंग करते हैं तो उसमें कैसे गलती होती है। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर का स्कोर है वो कोई आपके पास 100% रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल ऐसा हुआ था तो इस साल भी सेम टू सेम वैसा ही होगा और हम कंप्लीटली आंखें बंद करके उस पर डिपेंडेंट होकर अपनी सारी काउंसलिंग करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्कोर है वो हर साल चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। इस बार जो बच्चे आए हैं उसके अंदर जो डिफरेंट स्कोर रेंज के बच्चे हैं उसमें क्या चेंज है प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, और आपकी अपनी होम स्टेट की जो फीस है उसमें क्या बदलाव आया है, अदर स्टेट्स की जो फीसेस हैं उनमें क्या बदलाव आया है, पेरेंट्स के बीच में कितनी अवेयरनेस आई है कॉलेजेस को लेकर, बॉन्ड सिचुएशंस क्या है आपकी नेबरिंग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स स्टडी करने पड़ते हैं और उसके बाद ही आप अपनी लास्ट ईयर के जो स्कोर है उसके बेसिस पर कुछ कर सकते हो। तो लास्ट ईयर का स्कोर अकेला कुछ भी नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि 2020 के अंदर जो यूपी था उसके अंदर एक कॉलेज था यूनाइटेड, जिसका स्कोर 210 था। तो यानी कि 210 स्कोर पे 2020 में एडमिशन मिलती थी। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार ये तो बिल्कुल कितना चेंज आ जाएगा, 20-30 नंबर ऊपर हो जाएंगे, 40 नंबर ऊपर हो जाएंगे। बल्कि इस साल जब वो कॉलेज है वो 317 पे गया, और वो कॉलेज इसके लिए लायबल भी था क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ कॉलेज है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा रन हो रहा है, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कॉलेज को विजिट किया जब उन्होंने देखा कि यार ये कॉलेज बहुत अच्छा है। तो हायर स्कोर के बच्चों ने देखा कि भाई हमें कॉलेज चूज करना चाहिए। तो अवेयरनेस बढ़ने की वजह से, ठीक है, और ज्यादा बॉन्ड की प्रॉब्लम्स ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन कॉलेजेस को पिकअप किया। पंजाब का अगर एग्जांपल लें तो 2019 में जो आदेश था वो नियर अबाउट 292-298 पर क्लोज हुआ था, और जो 2020 था वहां पर वो जो कट ऑफ थी वो 398 चली गई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 100% रिलायबल नहीं है कि आप उस पर ही डिपेंडेंट होकर करें। आपको बहुत सारे ट्रेंड्स को भी स्टडी करना होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पेरेंट्स के लिए 3 या 4 महीने के समय बहुत सफिशिएंट नहीं है कि वो सारे पॉइंट्स को स्टडी कर लें। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल काउंसलर की जरूरत पड़ती है जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो और वो आपके लिए वो चीज कर सकते हैं।
तो अगर हम अगला प्लान देखते हैं कि भाई कोई बैकअप प्लान्स नहीं होते पेरेंट्स के पास, तो कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं कि हम एक स्पेसिफिक फील्ड में ही जाएंगे, एक स्पेसिफिक बजट में रहेंगे, या स्पेसिफिक स्टेट रहेंगे, या एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए रहेंगे। तो यानी कि वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, वो बैकअप प्लान्स नहीं बनाकर चलते। और जब वो बैकअप प्लान्स बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा देरी हो जाती है उनके पास। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, ठीक है, जिनका 200 का स्कोर था। 200 के स्कोर पर हमने उन्हें 70 लाख रुपीस का कॉलेज दिलवाया, जिसका टोटल बजट 70 लाख रुपीस पड़ता था, सारा खाना पीना रहना मिलाकर। और वो उनको उनके स्कोर पे सबसे बेस्ट कॉलेज मिल गया। और जबकि दूसरी तरफ हमें बाद में लेटर स्टेज पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आई जिनका 400 का स्कोर था, उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं लिया हुआ था, किसी दूसरी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशंस नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको ड्रॉप करना पड़ा या फिर बीडीएस लेना पड़ा। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस नजर आ जाएंगे जहां पर 350, 380, 400 जैसे स्कोर के बच्चे जिनके पास बजट भी था, वो एग्रीड थे कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए, बट स्टिल उनको ड्रॉप करना पड़ा या उनको बीडीएस लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अदर स्टेट के बैकअप प्लान्स को लिया ही नहीं हुआ था। तो आपके पास हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए दूसरे कोर्सेज को लेकर भी, ठीक है, दूसरी स्टेट्स को लेकर भी। आपको कभी भी रिजिड होकर नहीं चलना चाहिए। अगेन यहाँ पर फंड्स ब्लॉकिंग, तो बहुत सारे पेरेंट्स का हमने देखा कि जब उन्हें एक्चुअल में फंड्स की जरूरत थी, उनके वो फंड्स काफी जगहों पर ब्लॉक हो चुके थे। और ये जो पैसे काउंसलिंग में ब्लॉक होते हैं ये वापस तो आ जाते हैं, बट इनको वापस आने में बहुत समय लगता है। तो यानी कि आपको जब एक्चुअल में पैसों की जरूरत होती है तो आपका बहुत सारे 10 या 12 लाख रुपए वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुके होते हैं। और प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो कई बार पैसे फोरफीट भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो ऑल इंडिया में 2 लाख रुपए लगा देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि भाई हम जो कॉलेज चूज करने वाले हैं वहां पे फीस है कितनी है। उनको लगता है कि यार यहाँ पे जो फीस है कॉलेज की शायद 15 लाख या 16 लाख रुपए होगी। जब वो एक्चुअल फीस के ऊपर वर्कआउट करते हैं कॉलेज अलॉट होने के बाद, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं यार, यहाँ तो जो फीस है वो 15 लाख या 16 लाख नहीं है, ये 20, 21, 22, 23 लाख है। 6-7 लाख रुपए ऊपर नजर आती है उन्हें। तो उस समय वो कॉलेज को ड्रॉप करते हैं और कई बार अपनी काउंसलिंग जो उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट दी होती है उसको भी फोरफिट करवाते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जहां पर फ्री एग्जिट अलाउड ही नहीं होता, तो वो वहां पर भी पैसा डाल देते हैं, सीट्स भी उठा लेते हैं और वहां पे सीट भी बाद में छोड़नी पड़ती है उन्हें, और जो उनका पैसा वहां पर गया होता है वो भी उसको ब्लॉक करवा लेते हैं। तो अगेन आपको बहुत सोच समझ कर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग रखनी चाहिए कि हम कहाँ पर जाना चाहते हैं। आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए कि यार मेरे को कहाँ कहाँ पर पैसा लगाना है। ऐसा ना हो कि जब आपको एक्चुअल में पैसों की जरूरत हो तो वो आपका सारा पैसा ब्लॉक हो। देन अगेन क्लेमिंग द राइट डोमिसाइल। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक स्टेट से ज्यादा का डोमिसाइल होता है। वो कैसे मिल जाता है हमें? क्योंकि कुछ स्टेट्स में हमें डोमिसाइल मिलता है वहां पर पढ़ाई करने की वजह से, और कुछ स्टेट्स में हमें डोमिसाइल मिलता है वहां पर उसका रेजिडेंस होने की वजह से। तो जहां पर भी जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, जैसे कि अगर हम अपने चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ है, उसका बॉर्डर हरियाणा के साथ भी है, पंजाब के साथ भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल होता है रेजिडेंस की वजह से, और चंडीगढ़ डोमिसाइल होता है पढ़ाई की वजह से, या फिर वाइस वर्सा कि एक स्टेट का डोमिसाइल उनके पास वहां पे रहने की वजह से, या चंडीगढ़ का डोमिसाइल वहां पर उनके पास पढ़ने की वजह से। तो इस सिचुएशन के अंदर कौन सा डोमिसाइल यूज करना चाहिए, कब उनको एग्जैक्टली बेनिफिट आएगा, बहुत रिस्की सिचुएशन होती है। किसी को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि भाई उनका 1 साल वेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर जब एक प्रोफेशनल काउंसलर आप हायर करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि हमें कौन सा जो है अपना डोमिसाइल वो यूज करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट था, उसके पास हरियाणा डोमिसाइल था और क्योंकि उसने वहां पर पढ़ाई करी हुई थी, और चंडीगढ़ डोमिसाइल था क्योंकि वो चंडीगढ़ का रेजिडेंट था। तो हमने अपने एक्सपीरियंस से हमें पता था कि हमें चंडीगढ़ डोमिसाइल यूज करना चाहिए। तो चंडीगढ़ डोमिसाइल यूज करने की वजह से क्या हुआ, उसको GMCH जो चंडीगढ़ का गवर्नमेंट कॉलेज है सेक्टर 32 के अंदर, वो उस बच्चे को अलॉट हुआ, जो कि हरियाणा के कॉलेज से बहुत ज्यादा सस्ता भी है और बहुत टॉप ग्रेड लेवल पर भी आता है, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर भी आता है। हरियाणा की तरह उसमें कोई बॉन्ड भी नहीं है। तो वो बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई। उस बच्चे ने मेहनत करे, नंबर अच्छे आए थे, वो हरियाणा के अंदर भी जा सकता था या पंजाब चंडीगढ़ के अंदर भी जा सकता था, जबकि हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ ऊपर गई, चंडीगढ़ में नीचे गई। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है, ठीक है, आपकी एक एनालिसिस होती है, प्लानिंग होता है, जिसके बेसिस पर आप ये चूज करते हैं। तो वहां पर हमने उस बच्चे को चंडीगढ़ का टॉप मोस्ट कॉलेज लेने में मदद करी। हमारे पास लेटर स्टेज पर एक क्वेरी आई थी जिसके अंदर
एक बच्चा था, उसके पास पंजाब का भी डोमिसाइल था और राजस्थान का भी डोमिसाइल था, बट उस बच्चे ने दोनों डोमिसाइल्स को एक साथ क्लेम कर लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप कोई एक ही डोमिसाइल क्लेम कर सकते हैं। अगर आप दोनों डोमिसाइल्स क्लेम करते हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो उस बच्चे को पंजाब में कॉलेज भी मिल गया था, पर उस बच्चे को वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। पंजाब ने उसको वो कॉलेज अलॉट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको पता चला कि ये हरियाणा का डोमिसाइल भी क्लेम कर रहा है, राजस्थान का डोमिसाइल भी क्लेम कर रहा है, और राजस्थान में हमें पता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो उसने गलत सिलेक्शन करी डोमिसाइल को चूज करने की। उसने राजस्थान और पंजाब दोनों चूज करे, उसको सिर्फ पंजाब का ही चूज करना चाहिए था जिस सिचुएशन में 2021 चल रहा था। तो अगेन एक राइट डोमिसाइल जब हम चूज नहीं करते तो हमें अपनी सीट का नुकसान करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा साल भी वेस्ट हो सकता है। तो आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद सिर्फ आपकी चॉइस ऑफ जो डोमिसाइल थी वो करेक्ट नहीं थी, आपका साल का नुकसान हो सकता है, या फिर आपको बहुत हाई फीस पे अदर कॉलेजेस में जाना पड़ सकता है। तो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग कि भाई जब हम सीट सरेंडर कर देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज तो क्या होता है। तो एक केस हमारे पास आया था जिसके अंदर जो बच्चा था उसका 369 स्कोर था। उनको हरियाणा के अंदर राउंड 2 के अंदर आदेश अंबाला मिल गया था, बट उन्होंने आदेश अंबाला की सीट छोड़ दी। किसके लिए? पंजाब में बठिंडा में अगेन आदेश वालों का कॉलेज है, उन्होंने आदेश बठिंडा के लिए आदेश हरियाणा की सीट छोड़ दी। किस बेसिस पे? उनको लगा कि जो पंजाब का राउंड 2 है वहां पर आदेश 374 पे क्लोज हुआ है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो तो आने वाली काउंसलिंग जो अपकमिंग राउंड्स हैं वहां पे कट ऑफ डाउन हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, हर स्टेट का अपना एक अलग ट्रेंड होता है। वहां पर कट ऑफ जितनी डाउन जानी थी वो ऑलरेडी डाउन जा चुकी थी, वहां पर और सीट सरेंडर होने के चांसेस नहीं थे। अब जो पंजाब की कट ऑफ थी वो इंक्रीज होने वाली थी, तो वही हुआ कि उनको हरियाणा का कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया, पंजाब का कॉलेज उन्हें मिला नहीं। ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर उनको काफी नुकसान हुआ। एक तो उन्होंने जो सिक्योरिटी अमाउंट थी 1 लाख की उसका नुकसान हुआ, जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ था उसकी जो फीस उन्होंने पे करी थी उसके ऊपर उनको कुछ नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ पर उनकी सीट का नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि सीट सरेंडर करनी चाहिए या नहीं करनी। अगर वो इस समय किसी एक प्रोफेशनल काउंसलर से जुड़े होते तो वो उनको प्रॉपरली गाइड करके एक अच्छा कॉलेज को अलॉट करवाता और वो अपने एनालिसिस से बता देता कि उन्हें ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और लेटर स्टेज पर वो हरियाणा के लिए रजिस्टर भी नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें पंजाब किसी भी अगली स्टेज पर मिलता जाएगा, और एक पॉइंट पर उनके स्टेट हाथ से हरियाणा भी चला गया और पंजाब भी चला गया। तो यहाँ पर उन्हें ये नुकसान हुआ। तो अगर कोई भी सीट सरेंडर करने का सोचते हैं तो बहुत ध्यान से सोच समझ के इसको वर्कआउट करिए। देन अगला है इंफॉर्मेशन अबाउट रिजर्व्ड कैटेगरी। तो काफी सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, हर स्टेट के अंदर उसका बेनिफिट मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट था, वो डोमिसाइल होल्डर पंजाब का था क्योंकि उसने पंजाब से स्टडी करी हुई थी, बट जो उसका एससी का सर्टिफिकेट बना हुआ था वो किसी अदर स्टेट से बना हुआ था। तो हमने वहां पर उस बच्चे को कहा कि नहीं, अगर आप एससी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं पंजाब में, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी पंजाब से ही होना चाहिए। तो ही वाज हैविंग अ सफिशिएंट टाइम, उन्होंने अपना एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाया और उनको बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिला उनके स्कोर के ऊपर जो वो कॉलेज लेना चाहते थे। ठीक है, और काफी सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हरियाणा में बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट तो बनाया हुआ था, बट वो हरियाणा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था, जिस वजह से उनको वो सर्टिफिकेट चला नहीं। ठीक है, या फिर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ऐसे अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जो आपको पुराने नहीं चलते, जो आपको नए बनाने होते हैं, बट पेरेंट्स को पता नहीं होता इसके बारे में। और जब वो सर्टिफिकेट्स लगाने होते हैं या कहीं पर शो करने होते हैं, उसके लिए उनके पास उतना टाइम ही नहीं बचता कि उसको दोबारा से तैयार करवा सके। और अगेन उनको सीट अलॉट होने के बाद भी वो सीट छोड़नी पड़ती है और मोर ओवर वो काउंसलिंग से परमानेंटली बाहर हो जाते हैं। तो आपको कौन सी कैटेगरी यूज करनी है इसके बारे में बहुत प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्या आपके सर्टिफिकेट्स पुराने नहीं है या आपको वहां पर पुराने ही यूज करने हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो इस केस में भी अगेन आपको अगर कोई प्रोफेशनल काउंसलर होगा तो वो आपको गाइड करेगा यहाँ पर कि आप अपने कैटेगरी बेनिफिट को कैसे सबसे बेस्ट इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। अगेन द लास्ट प्रॉब्लम हेयर इज द बैंकिंग प्रॉब्लम्स। तो जो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को लगता है कि यार ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बैंकिंग प्रॉब्लम,
तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि उनके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो दे कैन मेक द पेमेंट एज मच एज दे वांट, बट हम भूल जाते हैं कि जब ऑनलाइन पेमेंट्स करने की बारी आती है तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, उनकी नेट बैंकिंग नहीं चल रही होती है, उनकी जो कार्ड्स की लिमिट होती है वो 50,000 या 2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से होती है, और उन्हें कभी कभी 50% ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस की फीस पे करनी पड़ती है जो कि मोर देन 6 लाख रुपीज भी चली जाती है। तो वो ऑन द स्पॉट पे नहीं कर पाते जो 2 या 3 दिन का टाइम दिया होता है, और कभी कभी सैटरडे संडेज या पब्लिक हॉलीडेज फॉल कर जाते हैं उस टाइम पे, तो हम बैंक से भी उसको इंक्रीज नहीं करवा पाते। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी जो कार्ड लिमिट्स हैं, नेट बैंकिंग लिमिट्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट्स हैं, उनको इंक्रीज करवाइए। ठीक है, जो भी आप डिजायर्ड कॉलेजेस का बजट लेके चल रहे हैं एटलीस्ट उसके मोर देन 50% अमाउंट के लिए आप उसको एलिजिबल करवाइए। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डीडी बनवा कर आते हैं स्ट्रेट राउंड की काउंसलिंग के लिए, वहां पर जो उनकी डीडी होता है वो करेक्ट लैंग्वेज में नहीं बना होता, वहां पर कुछ ना कुछ लिखने में गलती हो जाती है, और जबकि बहुत क्लियर फॉर्मेट्स में प्रोस्पेक्टस के अंदर, गवर्नमेंट के मेमोस के अंदर दिया गया होता है कि जो डीडी आपने बनवा कर लेकर आना है वो इस नाम से होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं नहीं सर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतने ही वर्ड्स को उठाता है, इससे ज्यादा वर्ड्स को वो पिक नहीं करता, और पेरेंट्स वहां पर बिलीव करके वो ही फिगर का डीडी बनाकर वहां पर काउंसलिंग में पहुंच जाते हैं और बाद में उनका डीडी रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको बहुत इंश्योर करना है कि जो भी आप डीडी बनवा रहे हैं वो 100% सही होना चाहिए, और ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है जिनका डीडी गलत होता है और बाद में वहां पर कोई कैश या कोई चेक पेमेंट नहीं चलती, और आपकी सीट स्कोर होने के बाद, आपके पास पैसा होने के बाद वो सीट किसी और बच्चे को वहां पर अलॉट हो जाती है। तो आपका जो बैंक है वो आपके बच्चे की सीट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो प्लीज चूज योर बैंक वाइजली, अपनी बैंकिंग सर्विसेज को एकदम एक्यूरेट रखिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। तो ये सारा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारी काउंसलिंग चलती है, क्या क्या उसके अंदर करना होता है। तो आई होप कि इसमें जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करे आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगेन मैं इसमें रिपीट करना चाहूंगा कि ये काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है, बहुत वास्ट है, किसी के लिए भी इसको थोड़े टाइम में 4 या 5-6 महीने में समझना बहुत मुश्किल है। तो आप जब इसके अंदर एक काउंसलर को हायर करते हैं जिसके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो रिपीटिवली इस प्रोसीजर को करता जा रहा है, वो इसकी एक एक चीजों को समझ चुका है, ठीक है, फॉर्म्स सारे उसके टिप पे हैं, तो आपको उस काउंसलर को हायर करना चाहिए। जहां पर आप कॉलेज के अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, जहां पर आप अपने बच्चे की स्टडीज पर इतना पैसा इन्वेस्ट किए, तो आपको ये एक और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने बच्चे को एक गुड कॉलेज दिलवाने के लिए। तो फिर भी अगर आप सबको कोई डाउट है, कोई आपको मन में क्वेश्चन अराइज होता है किसी चीज को लेकर, तो आप गिवन नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो TRA असाइंड काउंसलर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।